Hello student, today we explain next lecture class 10th biology. लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसका पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया था. ठीक, न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके, सिनेप्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी. क्लियर ना. आज का जो टॉपिक है, एक टॉपिक न्यूरॉन से रिलेटेड है. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होती हैं. ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है तो थोड़ा हायर लेवल पे, लेकिन 10th लेवल पे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि न्यूरॉन्स कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं. ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारा जो मेन इस चैप्टर में जो मेन थीम है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रैनियल और स्पाइनल नर्व. ठीक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरा और पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. क्लियर ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फर्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. कौन सा बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. ठीक ना बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. तो न्यूरॉन में आपको जो टाइप मिलेगा बेटा, उसी के आगे न्यूरॉन आपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. तो देखो इसमें आपको मिलेगा ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर. ठीक ना बेटा. तो ये न्यूरॉन के टाइप होते हैं. आगे चल के आपको नेक्स्ट हायर क्लास में और डिटेल मिलेगा, बट अभी के लिए आपको मैं इसको फिगर के थ्रू और ये भी बता दूं आपको कि कौन से न्यूरॉन हमारे किस ऑर्गन के पास लोकेट होती है. ठीक, ए फॉर जो लिखा है ए पोलर, ए वर्ड कहीं भी आ जाए बायोलॉजी में किसी भी नाम से पहले तो ए फॉर एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर एब्सेंट है. यूनिपोलर एक, बाई दो, मल्टी मोर देन टू. ठीक ना. अब देखो ज़रा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, डायग्राम भी आपको दिखेगा. देखिए पहला क्या लिखा है, यूनिपोलर लिखा हुआ है सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम साइटोन. ठीक बेटा, सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम साइटोन यानी केवल एक एक्सॉन. एग्जाम्पल क्या है, नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है, जब बच्चा मदर बॉडी के अंदर होता है, यानी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, उसमें जब बच्चा बनता है तो पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है. तो एम्ब्रियो में जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है, उसके जो न्यूरॉन्स होती है वो कैसी होती है बेटा, यूनिपोलर. क्लियर ना. नेक्स्ट है आपका बाईपोलर. बाईपोलर में देखिए क्या लिखा है, टू प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम साइटोन. ठीक ना, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, दो प्रोसेस उसमें अराइज होगी साइटोन से. एग्जाम्पल रेटिना, आपकी आंखों में रेटिना होता है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा चैप्टर लाइट कि हमारी आंखों में रेटिना होता है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. क्लियर ना. तो रेटिना इन ब्रैकेट रॉड एंड कोन्स. रॉड आपको ये भी बताते चलूँ, आप सारी चीज़ें क्लियर करते चलिए. रॉड, रेटिना में एक सेंसरी पिगमेंट है, रॉड एंड कोन्स रेटिना में पाए जाते हैं. कोन्स हमें ब्राइट लाइट में हेल्प करता है देखने में, जबकि रॉड्स हमें डिम लाइट में हेल्प करता है देखने में. अगर आप कहीं धूप में या किसी लाइट के प्रेजेंस में खड़े हैं तब उस टाइम पे आपका कोन्स वर्क करता है, और कहीं आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे लाइट कम है, डिम लाइट है, तो वहां पे आपकी रॉड्स वर्क करती है. क्लियर ना. तो रेटिना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो आपके स्मेलिंग पावर वाले कंपोनेंट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर बाईपोलर न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विच हैव वन एक्सॉन बट मेनी डेंड्रॉन. एक्सॉन तो एक ही होगा लेकिन डेंड्रॉन्स कई होंगे. एग्जाम्पल मोस्ट न्यूरॉन ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब मैक्सिमम न्यूरॉन ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके पास बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. जैसे हम सब या जो भी एनिमल्स है वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में ही आते हैं क्योंकि बैकबोन प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. क्लियर ना. नोटोकॉर्ड ही मॉडिफाई होकर बैकबोन बनती है. ठीक ना. अब देखो फिगर भी आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा, फिगर भी आप आसानी से देख सकते हो. ए पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, ये एक फॉल्स टाइप का है. ठीक, एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था बेटा. क्लियर ना. अब जरा ए पोलर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. ए पोलर ऑब्लिक नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी नहीं. न्यूरॉन, नो डेफिनेट डेंड्रॉन, इसके पास कोई डेफिनेट डेंड्रॉन नहीं होगा, कोई डेफिनेट एक्सॉन नहीं होगा, इसीलिए इसे ए पोलर कहा जाता है. सेल प्रोसेस आर आइदर एब्सेंट, इसमें प्रॉपर हो सकता है सेल एब्सेंट हो,
और इफ़ प्रेजेंट आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड, अगर होगी भी तो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं होगी इन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। तो एग्जाम्पल कौन से होंगे, किसमें एपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होती है, तो नर्व इम्पल्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, एग्जाम्पल हाइड्रा, एमाक्राइन सेल ऑफ रेटिना। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रा में ये कंडीशन होती है, उसकी जो न्यूरॉन्स होती है वो एपोलर होती है। क्लियर ना बेटा यहाँ तक? अजीत, निकिता, अंजलि, क्लियर है? दिशा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का केस कैसे क्या है। ठीक ना बेटा? अब चलते हैं आगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, जो पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था बेटा, नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ये आपने पढ़ा था पहले, ओल्ड बुकों में 3 पार्ट्स शो किए जाते थे, बट अभी 2 ही पार्ट्स शो किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS, ठीक ना बेटा? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक ना बेटा? हमारा नर्वस सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड करोगे तो 2 में डिवाइड होता है। एक होता है बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक ना? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आपको आगे चल के 2 में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? एक होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर ना बेटा? इस फ्लो चार्ट को ऑलरेडी आपने फर्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर किया था। ठीक, तो इसमें हमें पहले जो फोकस करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर ना? चलिए 1 बाय 1 हमें देखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपरली स्क्रीन पे आपके दिख जाएगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर ना? चलो बात करते हैं ब्रेन की। देखो बेटा, ब्रेन, ठीक, अब देखो ब्रेन आपको पता है हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक, और एक भी जान लीजिएगा ब्रेन एक टाइप का सेल्फिश ऑर्गन है। इसे कई कंडीशन में सेल्फिश भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसे विद इन 3 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की गई तो पर्सन धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसके बाद कोमा में चला जाएगा। ठीक ना? तो ये ध्यान रखिए, विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और दोनों चीज़ें कैसे मिलेंगी? जब ब्लड पहुंचेगा तो दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों पहुंचेगा। अब अगर ब्लड सप्लाई रोक दी जाए तो सिंपल सा ब्रेन कहीं ना कहीं धीरे धीरे काम करना बंद करेगा, और जब काम करना बंद करेगा बेटा तो सिंपल सा है कि पर्सन पहले अनकॉन्शियस फिर कोमा में जाएगा, इवन हो सकता ज़्यादा टाइम तक ऐसा हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक ना? तो ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी वो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले ये जान लीजिए ब्रेन होता कहाँ है, ठीक, किस चीज़ से कवर्ड होता है सारी चीज़ें। तो ब्रेन आपका, अगर हम ह्यूमन बीइंग से स्पेशली बात करें तो ब्रेन हमारा स्कल के अंदर, स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर होता है। ठीक, ब्रेन का अगर देखोगे एक रफली डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। कुछ ऐसा बेटा, ठीक, मैं ऐसे खड़ा हूं, ध्यान रखना, ऐसे इधर की तरफ, ठीक, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा ब्रेन है ऐसे,
ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक। अब मैं अगर इसको बीच से ऐसे देखो, ऐसे ये ऐसे डिवाइड करूँ तो एक हिस्सा ये वाला होगा, एक हिस्सा ये वाला होगा। मतलब अगर मैं आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बिहाफ पे दिखाऊं, इस चीज़ को अगर दिखाऊं मैं राइट और लेफ्ट हैंड के बिहाफ पे, तो आपको पता है ये ब्रेन का कौन सा साइड होगा, राइट, और ये कौन सा होगा, लेफ्ट। बीच से ही डिवाइड होता है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि डिवीजन होता है ब्रेन में, सेरेब्रम पार्ट डिवाइड होता है, कैसे क्या है वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन का जो राइट पार्ट है ना बेटा, ये वाला, ये राइट पार्ट हमारे लेफ्ट पार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो हमारे राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। अब आपने देखा होगा जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जिनको लकवा मार जाता है, इसे कहते हैं फालिज, उसमें क्या होता है, अगर ब्रेन में राइट पार्ट पे अटैक हुआ है तो सिंपल से पर्सन का लेफ्ट पार्ट पे पैरालिसिस का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में ऐसा हुआ है तो पर्सन के राइट पार्ट में उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। पहले उस चीज़ को छोड़ के पहले बाकी चीज़ देखते हैं। तो ये हमारा ब्रेन है, आपको पता है, इसके ऊपर आपका होता है स्कल, इसके ऊपर होता है बेटा स्कल, ठीक। अब आपको पता है अगर कोई पर्सन आपको सिर में चोट, मान लीजिए सिर में मारता है किसी चीज़ से, तो पहले क्या होगा, आपकी स्कल पे चोट लगेगी, यानी बोन्स पे, ठीक, चोट लगेगी। अगर ये चोट ज़्यादा तेज़ी से मारा गया है तो आपको पता है ये ट्रांसफ़र होगी यहाँ ब्रेन तक। तो ब्रेन के पास भी 3 लेयर होती है बेटा, हमारा जो ब्रेन है उसके पास भी 3 लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों लेयर ब्रेन के पास प्रेजेंट होती हैं, और ब्रेन जिस बॉक्स में बंद रहता है ना उसे बोलते हैं क्रैनियम। इन्हीं तीनों को मिला के बोला जाता है क्रैनियम। क्रैनियम को बोला जाता है बेटा ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे, ब्रेन बॉक्स बोला जाता है। आई बात समझ में। तो हमारा ब्रेन जो होता है 3 लेयर से कवर्ड होता है, ठीक, इन 3 लेयर से कवर्ड होता है बेटा। अब देखो जरा, जो इसमें पहली ये वाली है ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर वाली, बीच वाली जो है उसे बोलते हैं एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड, और जो अंदर वाली है बेटा उसे बोला जाता है पाया मैटर। आई बात समझ में। और इन्हीं तीनों को मिला के एक वर्ड नाम दिया जाता है, मतलब ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर, ड्यूरा मैटर आउटर है, बीच वाली एरेक्नॉइड है, और पाया मैटर इनर वाली है, ठीक। इन्हीं तीनों को मिला के एक नाम दिया जाता है मैनिंग्स। क्या नाम देते हैं बेटा, मैनिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैनिंग्स, तो दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर ब्रेन। तो मैनिंग्स, इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मैनिंग्स, ठीक। ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती ब्रेन के चारों तरफ। अब अगर सिर में चोट लगती है तो चोट धीरे से ट्रांसफर होगी आगे की तरफ कंटिन्यू, क्योंकि टच में होगा जरूर, प्रेशर पड़ेगा। तो ये लेयर क्या करती, ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से, शॉक से, चोट लगने से बचाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना सेफ्टी हो सके आप अपने हेड को बचाइए। बाइक चलाते समय स्पेशली हेलमेट, या आपने देखा होगा जो फाइटर प्लेन होती है, जेट एयरक्राफ्ट, देखा होगा सिर में बहुत अच्छा हेलमेट लगाते हैं। या फिर जितने वर्कर्स होते हैं, इंजीनियर जो बिल्डिंग वगैरह पे वर्क करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में, तो देखा होगा वो लोग भी हेलमेट पहनते हैं। सिर मतलब अपने हेड को जरूर प्रोटेक्ट, बॉडी में और कहीं चोट लगेगी तो उसको ठीक करने की पॉसिबिलिटी बहुत तेज़ी से हो सकती है, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गई तो यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है बेटा। इसीलिए हम सबसे पहले हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक, क्योंकि चोट ब्रेन तक ना पहुँचने पाए। क्योंकि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, चोट कहाँ लगती है डिपेंड इसी पे करता है, ठीक। अब मेरी बात समझना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया व्हाट इज़ मैनिंग्स। तो मैनिंग्स इन्हीं तीनों लेयर को कहा जाता है जो तीनों प्रोटेक्टिव लेयर है। अब मेरी बात ध्यान समझना, इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है बेटा। ये फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर, आपने देखा होगा जब किसी चीज़ के बीच में फ्लूइड भर दोगे तो आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेशर जरूर लगाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा लगाते हैं, लिक्विड के कम, लेकिन लगाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को दबाना चाहोगे तो ये लिक्विड दबाने नहीं देगा। लेकिन अगर चोट बहुत तेज़ी से लगी है तो ये भी कभी ना कभी टच हो जाता, और ये लेयर अगर टच हुई नीचे वाली से तो चोट ट्रांसफ़र हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा है ना, ये फ्लूइड रोकता है इन दोनों लेयर को टच होने से, ताकि जो चोट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ना होने पाए, ठीक। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं बेटा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मेरी बात ध्यान समझना, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, सारी चीज़ें आपको
स्क्रीन पे दिखेंगी बोर्ड पे, इसे शॉर्ट फॉर्म में CSF कहते हैं। अगर इसका फंक्शन पूछा जाए तो मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करना। इन तीनों लेयर में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है 2 लेयर के बीच, और ये आपको क्या करता है, इन दोनों लेयर को टच होने नहीं देता, पूरी कोशिश है कि रोक के रखता है। लेकिन अगर चोट बहुत तेज़ी से लगी है, किसी ने मार दिया सिर पे बहुत तेज़ से, या गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, सीधा सिर पे चोट लगी है, तो ऐसे केसेस में ये टच भी हो जाती है, ठीक ना। अच्छा, तो ये तो था ब्रेन का, ठीक, ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर। अगर हम इसके वेट की बात करें तो आपको पता है इसका जो वेट होता है बेटा 1.5 kg, आपको हो सकता है बुकों में मिले 1.35, एक एवरेज अमाउंट लिया गया 1.5 kg का ब्रेन लगभग हमारे पास हमारे हेड में सेट होता है, ठीक ना। तो हो गई इसकी प्रोटेक्टिव लेयर, ब्रेन बॉक्स क्रैनियम को बोलते हैं। अब इस ब्रेन को अगर आप डिवाइड करोगे ना बेटा, तो इसमें आपको पार्ट मिलेंगे, ठीक। एक मिलता है फोर ब्रेन, एक मिलता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और एक मिलता है हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब बिहाइंड, पीछे वाला हिस्सा, ठीक ना बेटा। तो ब्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा, ये बीच वाला और ये आगे वाला। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे चल के ब्रेन के भी पार्ट्स पढ़ेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे वाला हिस्सा, ये वाला बेटा, ठीक। तो ध्यान रखना, ये पार्ट बिहाइंड ये हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, क्लियर ना। तो ये ब्रेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, स्पेसिफिक पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक ना। अब आपकी स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो, लिखा है द ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और क्रैनियम ऑफ द स्कल। तो पहला पॉइंट ये अच्छे से लिखिएगा कि हमारा ब्रेन जो होता है एक वेरी डेलिकेट ऑर्गन है, वेल प्रोटेक्टेड होता है हमारी बॉडी में। इनसाइड द ब्रेन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन रखा होता है जिसे हम क्रैनियम बोलते हैं, और वो क्रैनियम प्रेजेंट होता है इनसाइड द स्कल। यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे लिखा है द एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1.35 kg। यहाँ एक एवरेज अमाउंट मैंने जो लिखा था 1.5 kg, आप दोनों डाटा में से कोई भी लिख सकते हो। एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, मतलब आपका टोटल बॉडी वेट जो होगा उसका 2% ये होगा। इट इज़ 80% वाटर एंड कंज्यूम मोर देन 25%, यानी 1/4 ऑफ द टोटल ऑक्सीजन टेकन इनटू द बॉडी। 21% ऑक्सीजन ब्रेन को अकेले चाहिए होता है, ठीक। 21% ऑक्सीजन ब्रेन को अकेले चाहिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा ना, ब्रेन एक सेल्फिश, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो सिंपल सा है कि वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेशेंट को अनकॉन्शियस मतलब बेहोश कर देगा, फिर कोमा में फिर डेथ हो जाती है, क्लियर ना। तो ये पॉइंट्स बेटा नोट करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कवरिंग इन ब्रैकेट मैनिंग्स। उसमें लिखा है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड मैनिंग्स, या फिर उसे मैनिक्स भी कहा जाता है, मेम्ब्रेन्स को, ठीक ना, विच कॉन्टिन्यू बैकवर्ड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। अब तीनों लेयर कौन सी, देखिए लिखा हुआ है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर के आगे लिखा हुआ है द आउटर मोस्ट थ्रू फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये बाहर से होती है, सबसे बाहर होती है। ड्यूरा मतलब टफ, मैटर मतलब मदर। एरेक्नॉइड द थिन डेलिकेट मिडिल लेयर, ठीक ना। पाया मैटर इनर मोस्ट, सबसे अंदर होती है। हाईली वैस्कुलर मेम्ब्रेन, रिच सप्लाई विद ब्लड, ठीक, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होती है। और हाईली वैस्कुलर मतलब सिंपल से ब्लड सप्लाई, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। अब नीचे लिखा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है बेटा ब्रेन से रिलेटेड, अभी आपने पढ़ा था मैनिंग्स। ये लिखा है मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मैनिंग्स। अगर मैनिंग्स में किसी टाइप का चेंजेस आया, मतलब इन तीनों लेयर में साइज का या शेप में कोई भी चेंज आया, इनमें स्वेलिंग होना शुरू हुई, तो ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेनिंजाइटिस। क्लियर है सबको, ठीक। अब देखो जरा नीचे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपको पॉइंट दिख रहा है द स्पेस बिटवीन कवरिंग मेम्ब्रेन। द स्पेस बिटवीन कवरिंग मेम्ब्रेन इज फील्ड विथ ए वाटरी फ्लूइड
इन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है मैंने आपको बताया था, कौन सा फ्लूइड होता है बेटा, कौन सा बताया था, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच एक्ट लाइक अ कशियन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉक, मैकेनिकल शॉक, चोट लगना। द सेम फ्लूइड ऑल्सो फिल द सेंट्रल स्पेस वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब यही फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यही मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा, ब्रेन के चारों तरफ ये तीनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी यही तीनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वहां पर भी ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटा। क्लियर ना? तो ये हो गए बेटा आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको जानने थे ब्रेन से रिलेटेड। ठीक, आपको कहीं कोई डाउट होता है? अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक ब्रेन का फिगर भी दिख रहा है, कोशिश करिएगा ये फिगर ड्रॉ करिएगा, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी वाला फिगर जैसे भी जो भी सूटेबल पड़ता है आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर ना? आगे चलें बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। अब इधर देखो, मेरी बात ध्यान समझना, जब हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे, हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर, मिड और हाइंड ब्रेन, ठीक ना? अब आगे चल के जब आप डिवाइड करोगे तो देखो आपकी ये स्कल है, ठीक, ये पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट हम डिवाइड करेंगे। स्कल में जो क्रैनियम है उसको 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं? एक आप बोलते हो मत्था, इसे बोलते हैं फ्रंटल, क्या बोलते हैं? फ्रंटल, ये फ्रंटल है। बीच वाला जो हिस्सा बेटा इसे बोलते हैं पैराइटल, क्या बोलते हैं? पैराइटल। ये वाला जो इसे बोलते हैं टेम्पोरल, क्या बोलते हैं? टेम्पोरल, जो कान के साइड है, 2 साइड है तो टेम्पोरल यहाँ पे 2। पीछे होता है जो ऑसिपिटल, पीछे क्या होता है? ऑसिपिटल। ठीक, तो 4 कौन से हुए? फिर से रिकॉल करिए, याद करिए कौन से हैं? पहला, फर्स्ट फ्रंटल, पीछे कौन सा? ऑसिपिटल। अभी लिखूंगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए। दोनों कान के साइड कौन सा है? टेम्पोरल, और बीच में कौन सा आ जाएगा? पैराइटल। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन का, ये, ठीक, अगर आप फिगर में देखोगे तो फिगर में ये दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा बेटा, ये, इस हिस्से में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सेरेबेलम। क्या नाम होता है? सेरेबेलम। ठीक, ये सेरेबेलम का काम क्या होता है? सेरेबेलम का काम इतना सा होता है कि आपकी बॉडी को किसी भी कंडीशन में, आप खड़े रहना चाहते हो, एक पैर पे खड़े रहना चाहते हो, बैठना चाहते हो, उस चीज़ को मैनेज करता है। अभी मैं आपको खड़े होके पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेरेबेलम। अगर सेरेबेलम काम करना बंद कर दिया तो आप लाइफ में कभी खड़े नहीं हो सकते। आई बात समझ में? और सेरेबेलम होता कहाँ है? पीछे वाले रीजन पे, यहाँ पे। इसीलिए स्पेशली पुलिस को और टीचर्स को हिदायत दी जाती है कि बच्चों के या फिर किसी पर्सन के पीछे सिर पे नहीं मारना चाहिए। अगर आपने पीछे सिर पे वार किया और सेरेबेलम तक चोट पहुंच गई तो हो सकता है मे बी वो पर्सन कम से कम 1 घंटे 2 घंटे या हो सकता है 1 हफ्ते तक, या हो सकता है पूरी लाइफ खड़ा ही ना हो पाए। डिपेंड करता है चोट कितनी तेज़ लगी है। आई बात समझ में? तो सेरेबेलम हमें क्या करता है? इरेक्ट, खड़े होने में, किसी एंगल पे, इन सब चीज़ों में प्रॉपर बैलेंस करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे? जब कोई पर्सन ड्रिंक करता है, ड्रिंक मतलब आप समझ रहे हो, शराब पीता है, ठीक, तो ड्रिंक करने में क्या होता है? ड्रिंक में अल्कोहल होता है। अगर आप फूड खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी, तो हमारे स्टमक में जाता है, उसको डाइजेस्ट होने में 3 से 5 घंटे 6 घंटे लग जाता है। लेकिन कोई पर्सन ड्रिंक करता है ना, तो ड्रिंक जैसे ही करता है, पहला या दूसरा पैक लेता है, विद इन 5 मिनट्स का, 5 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ, 5 मिनट्स में उसकी बॉडी में स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। मतलब वो अल्कोहल हमारी बॉडी इतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है और ब्रेन तक सिग्नल पहुँच जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैंने ड्रिंक किया है। सोचो, जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं उसको बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है, वो बहुत तेज़ी से वर्क करता है, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है वो जल्दी नहीं होता। ठीक, अब इंटरेस्टिंग क्या है वो सुनो। जब कोई पर्सन ड्रिंक करता है, एक मैक्सिमम डोज तक ड्रिंक करने के बाद देखा होगा जब वो चलता है तो पैर उसका लड़खड़ाता है और आपको देखने से लगता है ये ड्रिंक करके आ रहा है। तो वो पैर में जो मूवमेंट हो रहा है ना, सही से पैर नहीं रख पा रहा है। वो किस वजह से होता है?
वो जो अल्कोहल उसने पिए ड्रिंक के साथ, शराब के साथ, वो अल्कोहल सेरेबेलम के पार्ट्स के फंक्शंस को बंद कर देती है। सेरेबेलम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अब किसी में 75% काम कर रहा है तो आपको 25% उसमें लड़खड़ाहट दिखेगी। अब किसी में 10% ही काम कर रहा हो तो वो कहीं गिरा होगा नाली में। सिंपल सा है। लोग पीने के बाद गिर जाते, खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम वर्क नहीं करेगा। जैसे जैसे आपका नशा उतरता जाएगा वैसे वैसे आपका सेरेबेलम काम करेगा, आप सीधे उठ के खुद से खड़े हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो सेरेबेलम का यहाँ पे बहुत अहम रोल है। ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में कभी आपके सिर पे पीछे चोट ना लगे, आगे लगेगी। में भी हो सकता है आप प्रॉपर फिट रहो, चोट लगी है, हॉस्पिटलाइज रहोगे, लेकिन अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर बेटा पीछे चोट लगी और बहुत तेज़ लगी तो मे भी ये हो सकता है कि आप लाइफ में आप क्या कोई भी पर्सन खड़ा नहीं हो सकता। ठीक ना? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है इरेक्ट पोस्चर, सीधे चलने में, खड़े रहने में। क्लियर है सबको? चलिए, ये तो था सेरेबेलम का मेन पॉइंट। बात करते हैं फोर ब्रेन में। तो फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरेब्रम। ठीक, क्या नाम होता है बेटा? सेरेब्रम। क्या नाम होता है? सेरेब्रम। ठीक, अभी मैं आपको पार्ट से भी समझाऊंगा। तो सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, पहला पॉइंट, एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। जो आप चीज़ रिप्लाई करते हो ना, कोई आपसे पूछता है आपने खाना खाया या आपने ये काम किया, तो आप कैसे रिप्लाई करते हो? यस और नो? तो वो कौन डिसीजन दिलाता है? क्योंकि उस चीज़ के बारे में उसको पता होता है। सेरेब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक ना? अब किसी किसी की थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लोग बहुत सही डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डिसीजन सही नहीं बैठता, डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया गया या सही फेवर में नहीं है, अपोजिट हो जाता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है। बट इतना ध्यान रखिए, सेरेब्रम हमारी ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और ये थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। क्लियर ना बेटा? चलिए, अब आगे चल के देखते हैं इसके पार्ट्स और फिर उसके कौन कौन से पार्ट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, जितना मैंने नोट करा है बेटा उसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम ब्रेन के पार्ट्स की बात करें कौन कौन से पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब फ्रंट, आगे वाला पार्ट। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं बेटा? इसमें आता है सेरेब्रम, और कौन सा आता है? डायनसेफेलॉन। कौन सा आता है बेटा? डायनसेफेलॉन। ठीक ना? ये दो पार्ट आते हैं। मिड ब्रेन की बात करें तो क्रस, सेरेब्री, एक पार्ट और आता है ऑप्टिक लोब्स। अगर हम बात करें इसकी, इसमें तीन पार्ट आते हैं बेटा, थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? पोन्स वैरोली, ठीक ना, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये है बेटा पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जो आपके 10th लेवल पे सफिशिएंट है। हमें इन सब के पार्ट्स के फंक्शन और इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हमें समझने होंगे। ठीक, सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरेबेलम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारी बॉडी को सीधा रखने में, हमें किसी एंगल पे खड़े होने में हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, और हाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा अगर आप देखोगे तो इसका फंक्शन, ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक, पोन्स वैरोली इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक लोब्स, डायनसेफेलॉन में आपके पास आते हैं। डायनसेफेलॉन में एक पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हो
तो आप कहीं ना कहीं छाँव में बैठना चाहते हैं, ठीक। स्वेट ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो ताकि बॉडी कूल रहे, ठीक ना। हाइपोथर्मिया, बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगे, बॉडी कांपने लगती है, उस टाइम पे भी ये हेल्प करता है। बॉडी टेम्परेचर को, आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो ये पार्ट प्रॉपर वर्क करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा आपकी हार्ट बीट, ठीक ना, उस चीज़ को रेगुलेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो सारे फंक्शन 1 बाय 1 हमें पढ़ने हैं बेटा, ठीक। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। आपका ब्रेन वाला पोर्शन प्रॉपरली कवर होगा, तब तक के लिए आप इसको यहाँ से कवर करिए, ठीक। और अगर कोई डाउट होता है बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी अपना पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़रूर शो करिएगा, आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू बेटा।